हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नया दिन, नई सुबह और फिर बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ चलिए आज फिर शुरुआत करते हैं आज के पूरे करंट अफेयर्स सीरीज की। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कल के रिवीजन के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपके ऑप्शंस क्या हैं? 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 29 अक्टूबर या 28 अक्टूबर। इतने क्लोज जो ऑप्शंस है वो शायद ही कोई यूपीपीसीएस या कोई स्टेट पीसीएस देता हो, बट हमने यहाँ रख रखा है ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए ये चीज़। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? अभी कल ही डिस्कस किया था हमने कि 31 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किसकी जन्म जयंती है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि हमारे लौह पुरुष कहे जाते हैं, ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, काजिन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काज इंद मैंने बताया था किसके किसके बीच में है, तो ये है काजिंद यानी कि कजाकिस्तान और इंडिया का इंड यानी कि काजिंद, भारत और कजाकिस्तान के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आयोजन कहाँ किया जा रहा है? या तो भारत में होगा या तो कजाकिस्तान में होगा। तो इस बार जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? कजाकिस्तान में। तो ध्यान में रखेंगे, काजिंद का जो इस बार का संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है उसका आयोजन किया जा रहा है 2023 का काजिंद कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान के ओटार जगह में यहाँ पर किया जा रहा है। पिछली बार कहाँ पर किया गया था? तो पिछली बार भारत में किया गया था। भारत के मेघालय राज्य में काजिन 2022 का आयोजन हुआ था और 2023 का आयोजन किया जा रहा है कजाकिस्तान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2023 इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन मैंने बताया था कि लगभग 67 देश इसमें भागीदारी निभा रहे हैं, भारत इसको होस्ट कर रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है इसका आयोजन? ऑप्शंस क्या है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। भारत में हो रहा है, ये क्लियर है। कौन सा इंडियन मोबाइल कांग्रेस कहाँ पर हो रहा है? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में इस बार 2023 का इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैंने बात की थी कि 5G से 6G और आगे भविष्य में क्या टेक्नोलॉजी की स्थिति है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो ध्यान में रखेंगे, इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पर? दिल्ली के प्रगति मैदान में। चलिए अब आज देखते हैं नए टॉपिक्स। आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023। तो जो हमारी केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, वह सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाती है। कब से कब तक? 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक ये पूरा सप्ताह चलने वाला है। क्या? सतर्कता को जागरूकता जो सप्ताह है, इसकी थीम क्या रखी गई है? से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। तो भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध रहें, ये इस साल की थीम है, से नो टू करप्शन। जो सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, वो क्या करती है? शासन में पारदर्शिता निभाने का और भ्रष्टाचार को खत्म करने का जो उनका पूरा जो काम होता है, यह केंद्रीय सतर्कता आयोग देखती है। तो इसीलिए इसकी थीम रखी गई है, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध रहें। एग्जाम्पल और थीम इन सब को याद में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ही हमारे यहाँ की मेन प्रॉब्लम तो है ही है भ्रष्टाचार। आयोजनकर्ता कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। मैंने बताया कि उद्देश्य क्या है कि सरकारी विभागों और संगठनों के भीतर सतर्कता को बढ़ावा देने और साथ के साथ में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी विभाग हैं, उनके बीच में उनके भीतर जो है वो सतर्कता रहे। किसको लेकर? भ्रष्टाचार को लेकर। तो इस थीम को ध्यान में रखते हुए, इस पूरे लक्ष्य को लेते हुए यह सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 है वो मनाया जा रहा है। कब से कब तक? 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। कहाँ पर किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा। थीम क्या है? से नो टू करप्शन। आगे चलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जो CVC है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसके बारे में संविधान में भी मेंशन है। ये क्या है? तो एक सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता लाने वाली एक शीर्ष निकाय है। सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता से मतलब है कि जितनी भी नीतियां हैं वो जनता के लिए हैं, तो उनका लाभ जनता तक पहुंचे, वहां पर कोई लूप होल ना रहे, साथ के साथ भ्रष्टाचार जैसी समस्या, गरीबों का, निम्न तबके के लोगों का शोषण ना हो। तो इस पूरे चीज को देख रेख करने का काम किसका होता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का होता है। स्थापना कहाँ हुई है? तो कब हुई है? 1964 में इसकी स्थापना हुई है।
किसकी रिकमेंडेशन, तो संथानम कमेटी की अनुशंसा पर। संथानम कमेटी के बारे में आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, किससे संबंधित है, तो सीबीआई के जो स्थापना से संबंधित है। उसी संथानम कमेटी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की भी अनुशंसा की थी कि ऐसा कोई आयोग होना चाहिए। स्थापना कब हुई थी, 1964 में। सदस्य इसमें कितने होते हैं, तो एक जो है वो मुख्य जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं, बाद में 2 अन्य भी उनके साथ में सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो मैक्सिमम 3 लोगों की ये बॉडी होती है, जिसमें एक जो होते हैं केंद्रीय सतर्कता प्रमुख होते हैं या आयुक्त होते हैं, और 2 अन्य मेंबर्स होते हैं। वर्तमान में जो मुख्य आयुक्त हैं या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वो कौन है, तो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी वर्तमान में इनके हेड हैं या आयुक्त हैं। भारत के पहले सीवीसी पूछा जा सकता है, तो पहले सीवीसी कौन, एन श्रीनिवास राव यानी कि नित्तूर श्रीनिवास राव जी को भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग की अध्यक्षता की थी। गठन किसके तहत हुआ है, तो मैंने बताया कि संविधान में मेंशन है, लेकिन जब इसका फॉर्मेशन हुआ था तब ये ना तो एक सांविधिक निकाय था, ना ही कोई संवैधानिक निकाय था, यानी कि संविधान में भी मूल रूप से मेंशन नहीं था, ना ही हमने कोई कानून बना के इसको पारित किया था। इसको हमने कानूनी दर्जा या सांविधिक दर्जा कब दिया था, तो हमने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 बना के तो इसकी स्थापना की थी, पर उस समय ये दर्जा उनको मिला नहीं था। तो 2003 में हमने क्या किया, संशोधन किया भ्रष्टाचार निवारण जो एक्ट है उसमें, और फिर हमने 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा दे दिया। तो अब अगर स्टेटमेंट बने कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कैसा निकाय है, तो सांविधिक निकाय है, इसको ध्यान में रखेंगे। पर ये मूल रूप से ना तो सांविधिक था ना ही संवैधानिक था, 2003 में उसको सांविधिक दर्जा दिया गया। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग और सतर्कता जागरूकता सप्ताह से रिलेटेड हमने सारे टॉपिक्स और सारे फैक्ट्स को देख लिया। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, 67th बैलन डी और पुरस्कार। इसको ध्यान में रखेंगे, जो कि फीफा के जो पिछले बार के विनर रहे, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के जो विनर रहे, कौन, लियोनल मेसी जी और उनकी पूरी टीम। तो लियोनल मेसी जी को बैलन डी और पुरस्कार दिया गया है। समझ में आ गया होगा किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। तो जो 67th बैलन डी और पुरस्कार है वो किसे मिला है, लियोनल मेसी जी को। कोई नई बात नहीं है, लगातार 8वीं बार इनको यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार देता कौन है, तो फ्रांस की एक पत्रिका है, पेरिस में एक पत्रिका है फ्रांस फुटबॉल करके, एक फ्रांसीसी पत्रिका है। यह जो है ये अवार्ड देती है, बैलन डी और अवार्ड कौन देता है, फ्रांस के फुटबॉल में फ्रांस फुटबॉल करके एक फ्रांसीसी पत्रिका है, वह ये अवार्ड देती है। कहाँ पर इसका आयोजन होता है, तो फ्रांस के पेरिस में थिएटर द चैटलेट में इसका पूरा आयोजन होता है। इतना ध्यान में रखेंगे, कहाँ आयोजन होता है, फ्रांस में, और देने वाला भी कौन है, फ्रांस का एक पत्रिका है फ्रांस फुटबॉल, वह ये अवार्ड देती है। इसकी शुरुआत कब हुई है कि ऐसा कोई अवार्ड होना चाहिए, तो 1956 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई है। कौन सा पुरस्कार है, तो बैलन डी और पुरस्कार दिया किससे गया है, लियोनल मेसी जी को। अब मेसी जी के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी को कहा जाता है, वैसे ही फुटबॉल में तो अभी यही चल रहे हैं, फुटबॉल के भगवान मेसी जी। लियोनल मेसी कहाँ के हैं, तो इनका देश है अर्जेंटीना। क्लब कौन सा है इनका, तो इंटर मियामी क्लब है। क्लब कहने का मतलब है कि जितने भी फुटबॉल जो टीम्स है वो अलग अलग क्लब से आती हैं। मेसी जी पहले पेरिस के भी रह चुके हैं, जर्मन जो एक क्लब था, साथ के साथ में बार्सिलोना में भी ये खेल चुके हैं एज अ प्लेयर। अभी फिलहाल ये इंटर मियामी फुटबॉल क्लब के मेंबर है, कौन, लियोनल मेसी। कहाँ के रहने वाले हैं, तो अर्जेंटीना के। अवार्ड कौन सा मिला है, तो बैलन डी और जो पुरस्कार है इनको मिला है। अब देखते हैं कि पुरुषों में तो लियोनल मेसी जी को मिला है, महिलाओं में यह अवार्ड किसे मिला है, तो महिलाओं में यह जो पुरस्कार है वह स्पेन की जो फुटबॉलर हैं एताना बोनमाटी, इसको भी याद रखेंगे। अगर पुरुष का पूछा जा सकता है तो महिला जो है पुरस्कार विजेता उनको भी पूछा जा सकता है। तो एताना बोनमाटी जो स्पेन की महिला फुटबॉलर हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। इनका क्लब कौन सा है, तो FC बार्सिलोना महिला। तो ध्यान रखेंगे कि महिला जिन्होंने ये जीता है अवार्ड या पुरस्कार वह बार्सिलोना के क्लब से आती हैं, और जो मेसी जी हैं अभी वो फिलहाल किस क्लब से आ रहे हैं, तो हमने देखा इंटर मियामी जो क्लब है उससे। आगे देखते हैं कि इसी पूरे अवार्ड जो पूरा ये सेशन था बैलन डी पुरस्कार था, इसमें अन्य कैटेगरीज में भी पुरस्कार दिए गए हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी में, सर्वश्रेष्ठ अंडर 20 खिलाड़ी, अंडर 21 का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो पुरस्कार किसे मिला है, तो जुड बेलिंगटेम जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जुड
बेलिंगटेम, इन्हें अंडर 21 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। इनको जो पुरस्कार दिया गया है उस ट्रॉफी का नाम क्या है? तो कोपा ट्रॉफी कहा जाता है इसको। यह अंडर 21 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। कौन सी ट्रॉफी? तो है ये कोपा ट्रॉफी। किसे दिया गया है? तो जूड बेलिंगटेम को। कहाँ के रहने वाले हैं? तो इंग्लैंड के। अगला देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर। तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो ट्रॉफी है उसका नाम क्या है? याचिन ट्रॉफी है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दी जाती है। दिया किसे गया है? तो एमिलियानो मार्टिनेज, जो अर्जेंटीना के हैं, एमिलियानो मार्टिनेज, इन्हें दिया गया है कौन सा? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार। और इसका नाम क्या है? कौन सी ट्रॉफी दी जाती है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को? तो याचिन ट्रॉफी। सर्वश्रेष्ठ अंडर 21 खिलाड़ी को कौन सी दी जाती है? तो कोपा ट्रॉफी, और गोलकीपर को याचिन ट्रॉफी। अब एक बहुत और फेमस अवार्ड है, कौन सा? सुकरात अवार्ड। सुकरात के बारे में सभी जानते होंगे, महान दार्शनिक। तो सुकरात अवार्ड भी दिया जाता है। किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है विनीसियस जूनियर को। ये कहाँ के हैं? तो ब्राजील के हैं। तो इन अन्य नामों को भी ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि प्रश्न बन जाए। मेन जो है मुख्य रूप से आपको लियोनल मेसी जी का नाम याद रखना है, साथ के साथ में एताना बोनमाटी का नाम तो याद रखना ही रखना है। पुरुषों में लियोनल मेसी और महिलाओं में एताना बोनमाटी। लियोनल मेसी का अर्जेंटीना और जो एताना बोनमाटी है वह कहाँ की है? स्पेन की है। क्लब इनका बार्सिलोना और मेसी का कौन सा है? इंटर मियामी। इतना ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। यह भी है 16th राष्ट्रीय स्कूल खेल। ये हमारे भारत का है, 67वां है। कौन सा है? नाम में ही है स्कूल खेल। तो स्कूल लेवल पे ये गेम्स हो रहा है, राष्ट्रीय स्कूल गेम्स है। आयोजन कहाँ? तो 31 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर से यहाँ पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बक्सी स्टेडियम है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। जो उपराज्यपाल जी हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन किया है। हिस्ट्री या फिर ये न्यूज़ क्यों बनी हुई है? क्योंकि 2015 के बाद से जम्मू कश्मीर में ऐसा आयोजन नहीं हुआ था। लगभग 8 साल के बाद में फिर से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्कूल खेल जो होने जा रहे हैं 2015 के बाद से हो रहे हैं, इसलिए चर्चा हो रही है इसकी ज़्यादा। याद रखेंगे 67वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स, स्कूल लेवल पे जो गेम्स कहाँ पर हो रहा है? जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी टीमें हैं। तो मुख्य रूप से इसमें फुटबॉल अंडर 19 और वॉलीबॉल अंडर 17। जब स्कूल लेवल का है तो 18-19 से अंडर के ही बच्चे होंगे इसमें। तो फुटबॉल अंडर 19 और वॉलीबॉल अंडर 17 के जो गेम्स हैं इस राष्ट्रीय खेल जो है पूरा चलने वाला है उसमें ये होने वाले हैं। 8 साल बाद मैंने बता दिया। इसमें क्या होगा कि 15,000 स्कूली बच्चे देश भर से इसमें शामिल हो रहे हैं। 15,000 स्कूली बच्चे और लगभग 2,000 एथलीट जो हैं ये इस पूरे गेम में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, पिछला कहाँ पर हुआ था? अभी तो 67th वाला जम्मू कश्मीर में हो रहा है। 66 कहाँ पर हुआ था? तो राष्ट्रीय स्कूल गेम जो है वो 66 जो है वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इसको भी याद रखेंगे। अभी इस साल का जो हो रहा है 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में 67th नंबर का। और 66 नंबर का कहाँ पर हुआ था? तो ये 2022 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। आयोजनकर्ता कौन है? तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो SGFI है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, वह इसको आयोजित करती है। इस स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो 1954 में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। कौन कौन इसके अंदर काम करते हैं? तो जो खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ जो है इस स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता देते हैं या सपोर्ट करते हैं। तो मतलब ये जो भी खेल या गेम आयोजित करवा रहे हैं उनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? जो खेल मंत्रालय है और भारतीय ओलंपिक जो संघ है यह इनको ये पूरा कार्यक्रम कराने के लिए अपनी सहायता देता है। कौन? किसको? तो SGFI यानी कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। कहाँ पर? 67th राष्ट्रीय खेल। कहाँ? स्कूल खेल कहाँ पर हो रहे हैं? जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है रग्बी विश्व कप 2023। तो रग्बी जिसको नहीं पता हो, DDLJ सबने देखी होगी। शाहरुख खान की जब एंट्री होती है तो जो वो बॉल लेके दौड़ता होता है उसको कहते हैं रग्बी। तो यही रग्बी विश्व कप जो है 2023 अभी आयोजन हुआ था। इसमें कौन विनर रहे देख लेते हैं। तो रग्बी जो आयोजन हुआ था स्टेड डी फ्रांस में, यानी कि फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। कब से कब तक? 8 सितंबर से अभी 28 अक्टूबर तक। इतना लंबा ये पूरा मैच चला है। बहुत सारी टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जीता कौन? तो विजेता रहे दक्षिण अफ्रीका। चौथी बार ये विजेता रहे हैं दक्षिण अफ्रीका, फर्स्ट विनर।
सेकंड रनर अप कौन रहे हैं, न्यूजीलैंड, और थर्ड नंबर पे कौन आए हैं, इंग्लैंड। यानी कि विजेता रहे दक्षिण अफ्रीका, हराया किसको, न्यूजीलैंड को। थर्ड पोजीशन इंग्लैंड ने पाई है। जो इस गेम में, जो इस रग्बी विश्व कप में विजेता होता है उसको जो कप दिया जाता है वो भी नाम इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, वेब एलिस कप। तो वेब एलिस कप करके भी अगर प्रश्न बन जाए कि यह किस गेम से संबंधित है, तो ध्यान होना चाहिए आपको कि यह रग्बी से संबंधित है। वेब एलिस कप किस गेम से संबंधित है, तो रग्बी से संबंधित है। सबसे पहले इसका आयोजन, इस खेल का आयोजन कब हुआ था, तो 1987 में सबसे पहले रग्बी जो गेम है उसका आयोजन हुआ था। अच्छा, रग्बी में दो टाइप के रग्बी होते हैं, एक होता है रग्बी यूनियन, दूसरा होता है रग्बी लीग। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रग्बी यूनियन जो होता है उसमें 15 मेंबर्स या 15 खिलाड़ी होते हैं, और जो रग्बी लीग होता है उसमें 13 खिलाड़ी होते हैं। अभी जब जिसकी हम बात करें वो रग्बी यूनियन की बात करें, तो रग्बी यूनियन जो विश्व कप है उसका विजेता कौन है, दक्षिण अफ्रीका है। ये अभी संपन्न हुआ है 8 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक। ध्यान रखेंगे, विनर है दक्षिण अफ्रीका और जिसको हराया है कौन है, वह न्यूजीलैंड। अगला देखते हैं हंगर प्रोजेक्ट। नाम सुन के लग रहा है कि इंटरनेशनल होगा, पर आपको गर्व होना चाहिए कि यह जो प्रोजेक्ट है वह हमारे भारत का है। हंगर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है, तो यह शुरू हुआ है भारत के उत्तराखंड में। भारत जो है उत्तराखंड में हंगर प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा चालू किया गया है। हाईलाइटेड क्यों है, क्योंकि नॉर्वे जो है इसमें हमें सपोर्ट कर रहा है। देखिए नॉर्वे जो है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आयरलैंड, ये जो है चाहे खुशहाली का इंडेक्स हो, चाहे इस तरीके की समृद्धि वाला इंडेक्स हो, भूखमरी वाला इंडेक्स हो, ये हमेशा टॉप करते हैं। तो ऐसे देश जो है, नॉर्वे जो है हमारे उत्तराखंड में इस हंगर प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। लगभग 44 मिलियन के डॉलर के करीब में वित्त सहायता जो है नॉर्वे हमें प्रदान कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, हंगर प्रोजेक्ट उत्तराखंड सपोर्ट कौन कर रहा है, तो नॉर्वे। जो ये राशि पूरी दी जा रही है 44, ये ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टाइम चलता रहेगा, लाइफ टाइम जब मर्जी तब खत्म करो, 3 साल के लिए वैलिड है। तो नॉर्वे ने बिल्कुल टाइम लिमिट के साथ पैसे दिए हैं कि 44 मिलियन डॉलर दे रहे हैं हम, लेकिन आपको इसको 3 साल के अंदर अंदर यूज करना है, अदरवाइज इसकी मान्यता खत्म हो जाएगी। जो हंगर है यानी कि भूखमरी जो है वो किस एसडीजी में, जो सतत जो हमारा विकास लक्ष्य है 2030 का, उसमें कुल 17 जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसमें दूसरे नंबर पर ये एसडीजी 2 यानी कि जीरो हंगर आता है, यानी कि भूखमरी शून्य होनी चाहिए। ये किस में लिखा गया है, तो एसडीजी 2 में लिखा गया है। जो सतत विकास लक्ष्य हैं उसके टॉप 4-5 तो याद रहने चाहिए, साथ के साथ जो क्लाइमेट वाला है 13, एसडीजी 13, उसके बाद लाइफ बिलो वाटर 14 और लाइफ ऑन लैंड जो है 15। ये 3 इधर के, और स्टार्टिंग से आप शुरू करेंगे तो कौन सा सबसे पहले आएगा आपका, गरीबी एसडीजी 1 में। एसडीजी 2 में आएगा कौन सा, भूखमरी। उसके बाद आएगा आपका स्वास्थ्य तीसरे नंबर पे। एसडीजी 4 आएगा आपका शिक्षा, और एसडीजी 5 आएगा आपका जेंडर इनइक्वालिटी। ये जो 5 है बहुत महत्वपूर्ण है, और एसडीजी आपके वनडे एग्जाम्स में मैच द फॉलोइंग में पूछता है। तो आपको कम से कम एसडीजी 17 पूरा पता हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं पता है अगर, तो आपको एटलीस्ट ये जो इंपॉर्टेंट है शुरू के 5-6 और लास्ट के 4-5 तो पता होने ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम कि जो एसडीजी को अपनाया था ये किसने अपनाया था, तो यूनाइटेड नेशन ने अपनाया था। इसी के लक्ष्य 2 को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में यह हंगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, मतलब कि हम अपने यहाँ भूखमरी को ख़त्म करेंगे। वैसे भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी 111वीं रैंक आई है इस बार में, तो ये सब प्रोजेक्ट चलाना भी ज़रूरी है क्योंकि हमें अच्छा करना है, उस चीज़ को जो हमारी कमियाँ हैं उसको सुधारना है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं। तो उत्तराखंड में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वह किससे किससे लगती है, 2 जो देश हैं उनसे लगती है। किनसे, एक तो नेपाल के साथ उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, और दूसरा उत्तर काशी और तिब्बत वाला जो उत्तर तिब्बत वाला जो क्षेत्र है वह, यानी कि चाइना, अभी भी चाइना मानता ही है कि तिब्बत उसका भाग है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे किससे लगती है, नेपाल से और चाइना से। ये तो हुई अन्य देशों के साथ। जो राज्य के लेवल पे उत्तराखंड की सीमा किससे लगती है, तो हिमाचल प्रदेश से लगती है उत्तर पश्चिम में, और उत्तर प्रदेश से लगती है दक्षिण में। उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड अलग हुआ है, तो उत्तर प्रदेश से दक्षिण में और हिमाचल प्रदेश से उत्तर पश्चिम में ये राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और देश जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल और चाइना के साथ ये सीमा साझा करता है। तो हमने उत्तराखंड में हंगर प्रोजेक्ट से शुरुआत की और हमने ये सारे फैक्ट देख लिए। अब चलते हैं आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल जो है ये राजस्थान सरकार की एक पहल है।
क्या है इसमें कि जयपुर में ये टेक्नो हब में आयोजित हो रहा है। इसमें क्या है कि एक सहयोगात्मक संबंध बनाने की बात की जा रही है। देखिए इसमें लिखा हुआ है आई स्टार्ट यानी कि स्टार्टअप, और दूसरा है कि टैलेंट कनेक्ट। नाम में ही है, बड़ा ही स्पष्ट है कि आई स्टार्ट यानी स्टार्टअप से संबंधित है, साथ के साथ टैलेंट कनेक्ट यानी कि जो स्टार्टअप के क्षेत्र में हमें नए नए कौशल, नए नए जो कुशल व्यक्तियों को खोजना है, उनके साथ कनेक्ट करना है। इसको ध्यान में रखकर ये राजस्थान सरकार ने पहल लाई है। उद्देश्य क्या है इसका कि जो नौकरी प्रदाता और नौकरी प्राप्तकर्ता, इन दोनों के बीच में एक कड़ी होनी चाहिए। मतलब कि अगर किसी कंपनी को अपने यहाँ कुशल जो एम्प्लॉय चाहिए, तो फिर क्या करे, इस पोर्टल पे डाटा होगा, यहाँ से जाकर जिस कंपनी को सुटेबल लगेगा वह वैसे व्यक्ति को अपने यहाँ पर हायर करेगी, बुलाएगी कि भाई आप आइए, वॉक इन इंटरव्यू दीजिए और अपने हमारे यहाँ काम कीजिए। तो इसको आसान बनाने के लिए पूरा राजस्थान सरकार ने ये पोर्टल तैयार कराया है। ध्यान रखेंगे, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट। क्या है इसका उद्देश्य, तो लिखा है कुशल प्रतिभा की खोज करना। नाम में ही है, टैलेंट को खोजना है, टैलेंट के साथ कनेक्ट करना है। शुरुआत कब हुई थी, 2017 में इसकी शुरुआत हुई है, और अब तक लगभग जब स्टार्ट हुआ था तभी से 3000 से ऊपर अच्छे कुशल व्यक्तियों को इस पोर्टल के तहत नौकरी दी जा चुकी है। आगे सिलसिला चलता रहेगा। आगे देखते हैं हम राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के सीएम वर्तमान में कौन है, अशोक गहलोत जी हैं। राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र जी हैं, इसके राज्यपाल हैं। राजस्थान ने एक बहुत ही अच्छी जो है पहल चालू की है। राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य हो गया है जिसने न्यूनतम आय गारंटी विधेयक लाया है। मतलब कि जो पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोग हैं उनको भी एक मिनिमम वेजेस मिलेगा, ऐसा प्रावधान करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। ये हाल ही का न्यूज़ है, हाल ही का फैक्ट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ। इसको भी ध्यान रखेंगे। टैलेंट कनेक्ट के साथ साथ न्यूनतम आय गारंटी जो अधिनियम 2023 इसी साल आया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान पहला है। इसको ध्यान में रखते हुए झारखंड ने भी अभी इसी टाइप की कोई पहल शुरू की है, लेकिन ध्यान रखेंगे पहला राज्य कौन है न्यूनतम आय गारंटी देने वाला, तो राजस्थान है। ये इसमें क्या होगा कि लगभग 125 दिन की रोजगार गारंटी भी मिलेगी आपको, कि 125 दिन का मिनिमम वेज तो मिलेगा ही मिलेगा। मनरेगा के तहत जैसे अभी 100 से ऊपर दिन, 100 दिन या 100 से ऊपर मिल रहा है, बिल्कुल उसी तरीके की राज्य सरकार ने चालू की कि ये 125 दिन तो देंगे ही देंगे, साथ के साथ न्यूनतम मजदूरी भी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जो औपचारिक संगठन है, औपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर हैं उन्हीं को मिलेगा, पार्ट टाइम काम करने वाले लोगों को भी न्यूनतम वेज मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं, मिशन महिला सारथी। सारथी कहने का मतलब, सारथी क्या, कृष्ण जी, महाभारत याद आना चाहिए। महाभारत में अर्जुन के सारथी बने थे कृष्ण जी, क्या करते थे, रथ चलाते थे। बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर महिलाएं जो है वो रथ नहीं चलाएंगी, बस चलाएंगी। तो यूपी सरकार की ये पहल है, मिशन महिला सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, 51 ऐसी बसें चलाने वाली हैं जिसका पूरा संचालन जो है वो महिलाएं करने वाली हैं। मतलब ड्राइवर भी महिला होगी, कंडक्टर भी महिला होगी, उसके जो यात्री भी होंगे वह भी महिलाएं होंगी। तो एक वुमेन जो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, साथ के साथ वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने ये पूरा मिशन चालू किया है, मिशन महिला सारथी। इसमें जो है 51 बसों का संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। किस अभियान के तहत, तो 2020 में जो यूपी सरकार ने, योगी जी ने मिशन शक्ति अभियान चालू किया था महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए उसी मिशन के अंदर इसको भी अब शामिल किया गया है। तो मिशन महिला सारथी जो है वो मिशन शक्ति का ही एक सब पार्ट है। जब ये मिशन शक्ति तैयार हुआ था, इसी समय में एक पिंक बूथ की भी अवधारणा आई थी। तो पिंक बूथ ध्यान में रखिएगा, इसको भी नाम पिंक सुन के ऐसे भी याद आता है कि लगता है कि ये महिलाओं से संबंधित है। तो पिंक बूथ, बूथ कहाँ पर होता है, मतदान से संबंधित होता है। तो यूपी में पहले ऐसी मुहिम चली थी कि महिला मतदाताओं के लिए स्पेशली एक पिंक बूथ बनाया गया था। यह भी इस मिशन शक्ति अभियान का ही एक पार्ट था। तो योगी जी जो है वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। अभी इसके पहले मैंने आपको शक्ति वंदन करके भी एक योजना बताई थी, वह भी जो है वो यूपी सरकार की ही पहल थी। तो यूपी सरकार के जितने भी पहल हैं हाल ही में जो आ रही हैं महिलाओं से संबंधित है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले ARO के लिए या फिर जो PCS के एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। जितनी भी महिलाओं से संबंधित स्कीम है स्पेशली यूपी की उसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा।
अगर आपको हमारी ये पहल, हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा लगातार हमसे बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।